ओके क्लास, बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ डिस्कस करना चाह रही थी कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट सबमिशन क्राइटेरिया, डेट क्या होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल डेज हैं वो है ट्यूसडे एंड थर्सडे, 28 एंड 30th। सो स्केड्यूल मैं कर देती हूँ आप लोगों के प्रोजेक्ट ग्रुप वाइज, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है फिर आप लोग जो है वो मुझे प्रोजेक्ट का डेमो देंगे। इसी तरीके से आप जूम की मीटिंग स्केड्यूल कर दीजिएगा, मुझे उसका लिंक भेज दीजिएगा मीटिंग का, मैं ज्वाइन कर लूँगी। जो टाइम असाइन होगा आप लोगों को उसी टाइम पे सारे ग्रुप मेंबर्स का होना ज़रूरी है। और आप लोग शेयर, उससे पहले मुझे आप अपने SRS कंप्लीट SRS जो है वो आप मुझे सबमिट करवाओगे, सो दैट जब आप लोगों की इवैल्यूएशन होगी तो वो SRS मेरे पास मौजूद होगा, और उस SRS की बेसिस पे फिर मैं आपका प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर लूँगी। ठीक है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मेरे पास जो क्राइटेरिया है जिसकी बेसिस पे मार्किंग होगी, वो जो SRS में आपने लिस्ट डाउन किए हैं, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, जो फीचर्स बताए हैं प्रोजेक्ट के, वो सारे फीचर्स की इवैल्यूएशन, एंड देन जो है वो क्वालिटी के जो हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देखेंगे। और हमने कुछ टेस्टिंग वगैरह देखी थी, तो फ्रंट एंड बेस्ड टेस्टिंग होगी कि आपने जो है वो क्या क्या क्राइटेरिया है जो एक अच्छे सॉफ्टवेयर में होने चाहिए, either your software is user friendly or not। सो एफिशिएंसी भी चेक करूंगी मैं कि मतलब जो आपने फीचर्स SRS में मेंशन किए हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एंड नेक्स्ट इज यूजेबिलिटी पैरामीटर, कि आपका फ्रंट एंड यूजर इंटरेक्शन किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम होगी आपकी एनालिसिस। तो डेज जो है वो हम रख लेते हैं 28 एंड 30th। इस पे सब एग्रीड है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 20th एंड 30th जुलाई। और जो हमारी नेक्स्ट 31st वाली जो क्लास है, हाँ पहले सॉर्ट ऑफ के, अगर ऐसा आप कर सकते हैं कि आपकी इवेल्युएशन से पहले जो है वो SRS मेरे पास मौजूद होना चाहिए। आपके SRS की बेसिस पे ही फिर मैं आपका प्रोजेक्ट इवेल्युएट करूंगी। ठीक है, और फर्दर क्यूरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं। अनम्यूट आप अपने आप को कर सकते हैं, मैंने यहाँ से सेटिंग चेंज कर दी है। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और अगर क्वेश्चंस या क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। SRS टेम्पलेट तो मैंने दिया हुआ है स्टार्ट ऑफ द क्लास, जब आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास स्टार्ट हुई थी तो SRS का टेम्पलेट तभी से ऑलरेडी आपके LMS पे मौजूद है जी। एक बार सिर्फ ये रिपीट कर दें कि SRS में यूज केस डायग्राम, अगर ERD है और प्रोडक्ट बैकलॉग, ये चीजें भी डालनी है ना, और वो आपने जो प्रोटोटाइपिंग दी थी जी, वो चीजें भी प्रोटोटाइपिंग वो डालनी है। एंड में आएंगी। वो प्रोटोटाइपिंग जो अपने स्क्रीनशॉट्स हैं वो एंड में आएंगे। लास्ट का एक चैप्टर आप ऐड कर सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें जो प्रोटोटाइपिंग है वो ऐड हो सकती है। बाकी जो डायग्राम्स हैं यूज केस डायग्राम एनालिसिस फेज में आएगा। तो वो जहाँ पे आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वहाँ पे आप उसके बाद एक और चैप्टर भी ऐड कर सकते हैं डायग्राम्स का या यूज केस डायग्राम्स का, और उसके अंदर जो जो डायग्राम्स आपने ऐड किए हैं वो फिर आप वहाँ पे, क्योंकि SRS का तो एक टेम्पलेट है ना, आप उस टेम्पलेट को मॉडिफाई करके वो जो चीजें उसमें रिक्वायर्ड हैं वो तो आप वैसे एज इट इज करेंगे। उसके अलावा जो जो चीजें हमने इस प्रोजेक्ट इस कोर्स में थ्रू आउट अब तक करते आ रहे हैं वो सब चीजें आप फिर उस SRS के टेम्पलेट में ऐड ऑन करेंगे। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, SRS में का जो टेम्पलेट है एज इट इज वही टेम्पलेट फॉलो होगा। उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो एज इट इज आप अपने प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से अपडेट करोगे। ठीक है, और जो चीजें हमने थ्रू आउट इस कोर्स में पढ़ी है, जैसे हमने आपका प्रोडक्ट का बैकलॉग बनवाया था मैंने आपसे, सो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं एनालिसिस की हेडिंग डाल के, जहां आपने फंक्शन रिक्वायरमेंट्स बताई हैं उससे पहले एनालिसिस करके आपने बताया कि ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हमने इस प्रोडक्ट बैकलॉग से ड्राइव किया है। उसके अलावा हमने जो प्रोटोटाइपिंग की थी वो एक डायग्राम्स का टॉपिक हो सकता है, एक चैप्टर बना दें उसमें सारी प्रोटोटाइपिंग ऐड कर दें। ये वैसे यूजली जो है वो यूजर इंटरफेस ब्लास्ट होता है, रेफरेंसेस और ग्लॉसरी के बाद इस तरीके से होता है।
तो आप वहाँ पे भी जो है वो प्रोटोटाइपिंग का एक सेकंड लास्ट चैप्टर ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया था वो ऐड करेंगे, वायर फ्रेम हो गए। उसके अलावा हमने और क्या चीज़ें की थी, टेस्टिंग वाला जो असाइनमेंट है आपका, टेस्टिंग वाला असाइनमेंट कहाँ तक पहुंचे क्लास? जो मैंने आपको टेस्ट केसेस वाला दिया था, जिसमें आप लोगों ने टेस्ट केसेस ड्राइव करने थे। हेलो, स्टार्ट नहीं किया तो बच्चे स्टार्ट कर दो करना, ताकि मैं चाह रही थी कि आपके जो SRS है उसमें एक टेस्टिंग का भी चैप्टर ऐड हो जाए, जिसमें टेस्ट केसेस ऐड हो। और अगर आप चाहें तो उस पर वो तो जेनेरिक भी रख सकते हैं। वो जो मैंने आपको टॉपिक असाइन किए हैं वो तो स्पेसिफिक हो जाएगा कि अगर किसी का टेस्ट केसेस है या अगर किसी का डाटा पिकर और स्लाइडर है तो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक टेस्ट केसेस होंगे। आप ये कर सकते हैं कि आप SRS में टेस्टिंग का एक लास्ट चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर ऐड करें और उसके अंदर जो जेनेरिक आपको लग रहा है कि जो टेस्ट केसेस आपके प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से हो सकते हैं, वो कुछ 20-30 टेस्ट केसेस आप डाल दें। मैम लाइक एनुअल टेस्टिंग के हर चीज चेक करें आधा काम कर रही है या नहीं। हाँ, उसमें आप जो है वो कोशिश ये हेलो। करें कि एज मच एज पॉसिबल आप जितना कर सकते हैं उसी तरीके से उतने टेस्ट केसेस तो आप एटलीस्ट ऐड करें। जो बेसिक हैं वो तो होने ही चाहिए। जैसे फ्रंट एंड जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, पासवर्ड फील्ड शुड बी हाइड, इस तरीके के पैरामीटर्स होने चाहिए। इनकरेक्ट होने पर क्या आपको वो कोई एरर बता रहा है या एम्प्टी फॉर्म शो कर रहा है, यूजर को कैसे पता चलेगा कि यूजर नेम इनकरेक्ट है, पासवर्ड इनकरेक्ट है या कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो ये जेनेरिक है, तो ये जो जेनेरिक टेस्ट केसेस हैं ये आप ऐड कर लें अपने SRS में। मैम ये तो फिर एक ही बन गया ना फॉर्म वैलिडेशन का टेस्ट केस। एक टेस्ट केस बन गया मतलब? फॉर्म वैलिडेशन में आते हैं ना ये सब तो। हाँ, तो उसमें मल्टीपल क्राइटेरिया था, मतलब मल्टीपल चीजें ऐड करेंगे ना, कि अदर आप कीबोर्ड की से कुछ प्रेस करना चाहें, फॉर्म फिल करना चाहें, टैब प्रेस करने पर वो नेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड पे लेके जा रहा है या नहीं जा रहा, अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशन है F5 करने पे पूरा फॉर्म एम्प्टी हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस बन गए ना। इनवैलिड लॉगिन दे सही। रहे हैं और पासवर्ड गलत है, तो क्या वो किस तरीके से सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, यूजर नेम ठीक है बट पासवर्ड मैच नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या कोई अलग नोटिफिकेशन जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो जो जो क्राइटेरिया आपके माइंड में आ रहे हैं वो सब टेस्ट केसेस आप बना सकते हैं। नहीं, लिमिटेड नहीं है कि 30 हो, वो तो मैंने एक आइडिया दिया कि एटलीस्ट 20-30 टेस्ट केसेस हों। वो तो जब आप बैठ करने अपने एप्लीकेशन को जब आप टेस्ट करने बैठोगे तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में वैसे ही आ रही होंगी। फॉर्म बेस्ड वैलिडेशन हो गई, फंक्शनैलिटी बेस्ड हो गई। ठीक है, अगर कोई ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी है तो जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट ऐड की तो वो फौरन जो है वो कार्ट में ऐड हो रही है या नहीं हो रही, स्टॉक में आपके पास उतना ही डिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, तो फंक्शनैलिटी और फ्रंट एंड दोनों चीजें टेस्टिंग होनी चाहिए। मतलब आपके सिस्टम की एफिशिएंसी कि एफिशिएंट है और उसकी यूजेबिलिटी एज वेल। अभी जो हमारा मेन जो है ये दो चीजें, अगर ये दो चीजें है तो इट मीन्स कि रिलायबिलिटी भी आगे जाके होगी और आपका जो है वो फंक्शनैलिटी भी है। तो बहुत सारी चीजें अभी हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी का ही टॉपिक जो है वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। मैम मेरा एक्चुअली असाइनमेंट से रिलेटेड सवाल था, जो आपने जी, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो हम यूजिबिलिटी टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन देंगे या जो असाइन आपने टॉपिक किया हुआ है जैसे मेरा टेक्स्ट बॉक्स उसके आगे ईमेल हो गया देखो ये तो या मैंने कार्ड हेडिंग है। दे दी ना, अब नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से उस असाइनमेंट को और ज्यादा बेटर कर सकते हो। अब इंट्रोडक्शन तो पहला इंट्रोडक्शन तो मतलब जिसको हम कहेंगे तो वो इस असाइनमेंट का होगा कि हम ये असाइनमेंट कर क्यों रहे हैं, तो उस असाइनमेंट में इंट्रोडक्शन आपके पास आ जाएगा यूजेबिलिटी टेस्टिंग का इंट्रो, यही कि हम पूछना था सिस्टम मैं। की यूजेबिलिटी टेस्ट क्यों कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब आप सही है, टाइप्स ठीक। डिस्क्राइब करोगे तो उसमें तो ऑलरेडी इंट्रो आपके टॉपिक का ही आ जाएगा। तो मैम इसमें कंट्रोल का भी तो इंट्रोडक्शन आ सकता है जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गया या कोई और। वो तो आएगा ही सही, जब आपने उसको इमेजेस के साथ डिस्क्राइब करना है वो तो ऑब्वियसली आएगा। पर्पस में मेन आता वो है। ये है कि आप जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हम ये जो असाइनमेंट कर रहे हैं इस असाइनमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस असाइनमेंट, और सिंपली व्हाई वी आर परफॉर्मिंग यूजेबिलिटी टेस्टिंग।
मैम हाँ, एक और चीज़ एक्चुअली मैंने कल थोड़ा चेक लिस्ट सर्च की थी टेक्स्ट बॉक्स की, तो वहाँ पे मुझे वैलिडेशन दे रहा था, वैलिडेशन चेकिंग दे रहा था, ऑथेंटिकेशन चेकिंग दे रहा था। इस तरह ये हेडिंग्स हमें डालनी है। नॉट नेसेसरी, अगेन इट्स अप टू यू कि आप उस असाइनमेंट को कितना मॉडिफाई कर रहे हो। अगर आप कैरेक्टराइजेशन करना चाह रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, बट मींस ये जैसे बेसिकली ये जो असाइनमेंट है ये एक रिपोर्ट बेस्ड असाइनमेंट है जिसमें आप टेस्टिंग पे एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हो। तो जितना ज्यादा आप उस पे एफर्ट पुट इन करोगे और उसको बेटर कर सकते हो तो उतने ज्यादा मार्क्स आपको गेन होंगे। मैम मिड के हवाले से क्या सोचा है, चेक होगा? मिड की कॉपी चेक नहीं हुई लेकिन बाकी ऑलमोस्ट आपका सारा सेशनल हो गया। क्विजेस जो हैं वो चेक हो गए हैं, आपके असाइनमेंट चेक हो गए हैं, वो एक्सेल की फाइल पे मैं अपडेट करती जा रही हूँ। बस मुझे उसको एलएमएस पे करना है अपलोड, तो इंशाल्लाह आज या कल तक मैं अपलोड कर दूंगी। सो असाइनमेंट और क्विजेस चेक हो चुके हैं आपके, और मिड टर्म जो है वो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चेकिंग उसकी स्टार्ट हो चुकी है। वो मैं कोशिश करती हूँ कि टिल संडे ये तमाम जितने क्विजेज और असाइनमेंट्स और मिड टर्म ये आपका संडे तक जो है वो एलएमएस पे अपलोड हो जाए, जबकि क्विजेज और असाइनमेंट चेक करके मैंने मार्किंग कर दी है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मैंने एक चीज आप लोगों के क्विजेज में देखी और असाइनमेंट्स में भी कि जो क्विजेज हैं वो बहुत ज्यादा कॉपीड कंटेंट है। कॉपीड कंटेंट लाइक दिस कि अगर मैंने क्विजेज इस तरीके से दिए थे कि कॉपी हो ना सके, मतलब नेट से कॉपी ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो फर्स्ट वाला क्विज था जो यूज केसेस बनाने थे, मैंने कहा था कि ज्यादा बेटर ये है कि आप यूज केसेस पेपर पेन से बनाएं, पेपर पे पेन से या पेंसिल से, और उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट लेके ऐड करें। कुछ लोगों ने एज इट इज नेट से उठाए और वही पूरे ग्रुप ने वही सेम चीज कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दी। तो फिर उस क्विज का पर्पस क्या हुआ? जब मुझे नेट से ही उठाना था तो वो क्विज तो नहीं हुआ ना। मैं सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, उस क्विज का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोगों की आपको सिस्टम से रिलेटेड फंक्शनैलिटी बताओ जिसको आप यूज केस में मैप करके बता सकें, और हर बंदे की अपनी अलग अलग हो। तो बहुत सारे लोगों की कॉपीड कंटेंट है तो उसकी वजह से उनके मार्क्स कटे हैं। जिन लोगों ने नेट से एज इट इज उठाया है, हैंड रिटन नहीं सबमिट करवाया, उस वजह से भी उनके मार्क्स कटे हैं। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि बहुत सारे लोगों ने एलएमएस पे सबमिट नहीं करवाया, बहुत लेट सबमिट करवाया, आफ्टर 10 days, आफ्टर 15 days। सो वो उन लोगों को जो जाहिर है, जो मुझे उनकी कॉपी नहीं मिली एलएमएस से, तो फिर मैंने उनकी जाहिर है जब कॉपी नहीं मिली तो उनकी मार्किंग नहीं हो सकी। सो एक क्राइटेरिया आपको ये है कि जिन मैम लोगों ने एलएमएस पे सबमिट करवाया है वो मुझे मिस व्हाट्सएप पे आपको दोबारा से सेंड कर दें, ठीक है? जिन्होंने वो एलएमएस पे जो है मैम लॉक होने हमने की वजह से क्लासरूम गूगल मिस क्लासरूम पे ज्यादातर असाइनमेंट सबमिट कराए हैं। असाइनमेंट और क्विजेस, क्विजेस तो वही एमआईएस पे कराए क्योंकि वो तो उसी टाइम करवाने थे हाँ जितना उसी टाइम टाइम आपने दिया। करवाने थे जी। मिस लेकिन बहुत वहां पे सारे तो उसी क्विजेस उस टाइम टाइम पे नहीं हो सके, बहुत सारे लोगों के नहीं हो सके, मैं इसलिए क्वेश्चन कर रही हूँ, क्विजेस की बात कर रही हूँ खास तौर पे। मैम आप जैसे क्विज 2 में हुआ था लोगों के साथ, ये नेट इशू की वजह से 5-2 मिनट लेट हो गया था, वो तो मैम आपके पास आ गए थे ना? 5-2 मिनट तो 2-3 मिनट सिर्फ लेट। एक्सेप्टेबल है, मतलब, लेकिन अब कोई 5-5, 10-10, 15-15 दिन बाद करा रहा है तो फिर तब तो किसी की उसका वो नहीं की है थी ना तो वो। इसलिए वो नहीं हुआ, लेकिन वो आपके पास वैसा आ गया तो था ना, मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ। दो जी तीन जी मिनट वाले बिल्कुल, बात हाँ, आपके दो पास आ गए तीन थे ना? मिनट 5 मिनट बाद वाले वो मेरे पास आ गए थे, सबमिटेड 2 मिनट्स लेट और 2 मिनट 33 सेकेंड्स लेट, तो वो तो आ गए थे, उनकी मैंने डिडक्शन भी नहीं की। लेकिन जिनके बहुत दिनों बाद आए या जो जिनके थे ही नहीं एलएमएस पे, तो उनकी मैंने अभी मार्किंग नहीं की। तो अगर एलएमएस के अलावा आपने किसी और उस पे प्लेटफॉर्म पे सबमिट करवाया है तो काइंडली मुझे आप व्हाट्सएप पे एक जो है वो सेंड कर दें, और वही चीज व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दें, तो वो आपके कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे विद पेनल्टी। क्योंकि मेन जब एलएमएस पे कराना था तो इट मीन्स कि उसका टाइम ड्यूरेशन ब्लॉक करना था कि इसी टाइम फ्रेम के अंदर आपने करवा। क्लास में मिस भी तो यही होता है ना, क्लास में जब हम ले रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में क्लास, तो उसमें भी यही हो रहा होता है, जो बच्चा क्लास में प्रेजेंट होता है अगर कुछ सरप्राइज क्विज हो गया, जिसने दे दिया, जिसने नहीं दिया उसका निकल गया, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे भी हम तो टाइम इतना आगे देते हैं, चलो 1 घंटा, जबकि होता है ये कि 10 to 15 मिनट्स आर इनफ, बाकी जो इससे ज्यादा टाइम ले रहा है वो फिर छापने में या बस इधर उधर से करने का ले रहा है। मिस लेकिन व्हाट्सएप पे आपको उसी वक्त मतलब लाइट आने के बाद कर दिया था तो वो एक्सेप्टेबल है ना? वही मैं कह उसी रही दिन हूँ, कर अब दिया था। आप मुझे वही चीज, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं ना व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स के, और वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो पर्सनली भी क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया है
या LMS के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे सेंड किया है, सो काइंडली व्हाट्सएप पे मुझे दोबारा से रीसेंड कर दें, ताकि आपका वो चैट वाला ऑप्शन मेरे पास ऊपर आ सके और मैं उसको वेरीफाई कर सकूं कि ये किस टाइम पे सबमिट हुआ है। ठीक है मिस। ठीक है मैम एक क्वेश्चन था मेरा। जी मैम आपने प्रोडक्ट बैकलॉग गूगल क्लासरूम पर दिया था, जी जी ठीक है, लेकिन गूगल क्लासरूम मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था उस वक्त। तो आपने भी कहा था मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना, मैंने ठीक मेल है भेज दिया था आपको। पैसे से पहले आपने कहा था मेल पर भेजने के लिए, तो मैंने उसी वक्त भेज दिया था मेल पे। फिर बाद में आपने कहा था गूगल क्लासरूम पर भी भेजो, तो गूगल क्लासरूम मैंने ज्वाइन नहीं की हुई थी। तो आपने कहा था कि वो मेल का स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर देना ठीक है जो भेजा था, तो मैंने ठीक है आपको वो भेज दिया था। ठीक है सही तो है। बस यही पूछना था, ठीक है, उसमें वही तो किसी मार्क्स भी नहीं कटेंगे ना, प्लेटफॉर्म पे क्योंकि अगर वो तो आपने पहले भेजा है, उसमें। हाँ तो बस आपने मुझे नोटिफाई कर दें एक दफा, क्योंकि होता ही है कि मैं एक जगह से चेक कर रही हूँ, तो LMS पे होता है कि सबके वहाँ सबमिट होते हैं, तो वो सारे मैं डाउनलोड करके 1 बाय 1 मार्किंग कर रही होती हूँ। फिर जो चीज जिसकी मिसिंग होती है, तो वो फिर मुझे जैसे आइडिया नहीं होता कि वो व्हाट्सएप पे है या वो ईमेल पर है, तो इसीलिए बस एक दफा एक नोटिफाई करते हैं मुझे कौन सा जी असाइनमेंट और कौन सा मैम क्विज यही जिन लोगों पूछना ने था LMS के अलावा सबमिट कि करवाया है, कोई भी असाइनमेंट कोई भी क्विज जिन लोगों ने LMS के अलावा सबमिट करवाया है, वो काइंडली एक काम ये करें कि जो हमारा ग्रुप पेज है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप जो है, कोर्स ग्रुप, उसी में मुझे आप सेंड कर दें, रीसेंड कर दें कि मिस असाइनमेंट 1 मैंने आपको जो है यहाँ पे सेंड कर सबमिट करवाया था इस डेट पर, और उसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने ईमेल पे करा है, मैम और अगर लेकिन व्हाट्सएप पे मैम करवाया है तो फिर दोबारा से रीसेंड कर दें, और पर्सनली एक मैसेज कर दें कि मिस ये लास्ट मैसेज था, ये मैंने आपको इस टाइम पे सबमिट करवाया था। एक्सक्यूज मैम मैम मैं ग्रुप पे भेज दिया आपको, वो दोबारा रीसेंड कर दिया। आपको प्राइवेटली किया था, लेकिन अब मैंने ग्रुप पे भी भेज दिया चलो वो ठीक है मेल जो सही मैंने है, भेजा। हाँ जी वो मैंने मुझे आपकी मेल मिल गया मैसेज, मेल का स्क्रीनशॉट जो आपने भेजा है, ठीक है। ठीक है एक्सक्यूज मैम। मैम, जो अभी आप LMS की बात करी, तो शुरू में तो आपने असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने को कहा था ना, तो जी जी जी, वो तो मैं वहीं से चेक कर रही हूँ। क्विजेस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, क्विजेस जो है ना, क्विज 1 और क्विज 2 वो बहुत सारे LMS पे मौजूद नहीं है, बहुत सारे लोगों के नहीं है, और कुछ लोगों के 10-10 15-15 दिन बाद के हैं, तो अगर आपने उसी दिन और उसी टाइम पे मुझे व्हाट्सएप पे सबमिट करवा दिया था, तो मैं उसको कंसीडर कर लूंगी, लेकिन वो जिनका 10 डेज और 15 डेज लेट आ रहा है, तो फिर उसको मैं कंसीडर नहीं करूंगी, अगर उन्होंने किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं सबमिट। हेलो हेलो जी, क्लास आवाज आ रही है? मैम, आपने मैंने अभी कहा था आपको, मैंने मेरी बात सुनाई थी, आवाज बीच में कर दी थी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कट रही है आवाज, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। मैम अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी अब बेटर है। जी मैम, मैं ये पूछ रहा था, जो असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 आपने पहले हमें गूगल क्लासरूम पे सबमिट करने को कहा था, वो तो एक्सेप्टेबल होंगे ना, या नहीं वो भी हमें LMS पे सबमिट नहीं नहीं, करने वो तो पड़ेंगे? एक्सेप्टेबल है, वो तो गूगल क्लासरूम पे बनाया था, एक्सेप्टेबल है। बस मैं यही वो पता चीज करना था। एक जगह ठीक है। होगी, उसके अलावा कहीं आपने सबमिट करवाई, अब जिन लोगों ने असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 गूगल क्लासरूम पे सबमिट नहीं करवाया, उसकी जगह कोई और प्लेटफॉर्म यूज किया है, मतलब जो मैंने कहा था उस प्लेटफॉर्म के अलावा जिस स्टूडेंट ने कोई और प्लेटफॉर्म यूज किया है, तो वो मुझे नोटिफाई कर दें। क्विजेस के लिए मैंने असाइनमेंट का प्लेटफॉर्म चूज किया, LMS का वो प्लेटफॉर्म चूज किया था, और असाइनमेंट जो है वो गूगल क्लासरूम पे कहे थे। तो इसके अलावा अगर आप लोगों ने असाइनमेंट और क्विजेस कहीं और सबमिट करवाए हैं या व्हाट्सएप पे करवाए हैं, तो वो मुझे एक दफा नोटिफाई दोबारा से कर दीजिएगा, क्लियर है? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, कोई क्यूरी तो नहीं है? हाँ मैम, लास्ट क्वेश्चन, जो प्रोडक्ट बैकलॉग के हिसाब से जो SRS में मेंशन करना है, वो एक हेडिंग में डाल के पूरा प्रोडक्ट बैकलॉग डाल दें, या हर डिफरेंट फंक्शनैलिटी के साथ डालें कि इस दिन ये फंक्शनैलिटी हमने परफॉर्म करी थी और इसका ये रहा बैकलॉग, या अलग से पूरा टेबल नहीं डाल दें नहीं, प्रोडक्ट पूरा एक बैकलॉग का, तो कंप्लीट हमने जैसा बैकलॉग का टेबल होगा ना, एक कंप्लीट प्रोडक्ट बैकलॉग का टेबल होगा। ठीक है मैम, हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट मिस 3 का क्या असाइनमेंट प्रॉब्लम है, असाइनमेंट 3 का क्या इशू आ रहा है, बहुत सारे मिस LMS पे नहीं आ रहा मेरी मिस। LMS पे शो ही नहीं हो रहा असाइनमेंट 3। जी शो नहीं हो रहा बिल्कुल। मैं ये तो MCS का आपने स्टूडेंट हूँ, मे भी सबमिशन शायद का इस नहीं वजह से। बनाया LMS पे। असाइनमेंट 3 सबको मिल तो गया ना, वर्ड फॉर्मेट तो जी जी, मिल वो गया तो ना मिल गया सबको? बस। ठीक है, तो मिस उसकी नहीं मिला है लिंक मुझे। हमने, वो भी नहीं मिला आपको? अच्छा, तो काइंडली कोई नहीं जो मुझे है वो वो भी नहीं। ग्रुप पे शेयर कर दे, या मैं ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, और उसकी सबमिशन जो है, ओके उसकी सबमिशन मैंने आपको कहा था कि कब सबमिट करवाना है आपने, 30 को,
30 जुलाई को ना, तो 30 जुलाई का मैं उसका जब सबमिशन होगी तो वो मैं उसका क्रिएट कर दूंगी ऑप्शन। अभी मैंने उसकी ठीक है वर्ड मैडम। फाइल अपलोड की है ताकि आप सबको आपके टॉपिक्स पता चल जाए। मिस वर्ड फाइल जरूर अपलोड कर दिएगा हाँ, मैं वर्ड व्हाट्सएप फाइल पे। असाइनमेंट 3 का जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी क्लास, आवाज आ रही है? हेलो। Okay class, we are going to start new topic, that is software quality. ठीक है, सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी? सॉफ्टवेयर क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी क्या है? हमारे पास एक इनटेंजिबल एट्रीब्यूट है। इनटेंजिबल एट्रीब्यूट मींस जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस इटसेल्फ नहीं है। हम क्वालिटी को कैसे जज कर सकते हैं? वी कैन जज क्वालिटी बाय रनिंग द सॉफ्टवेयर और यूजिंग द ऐप। ठीक है, जो हमने डिजाइन किया, जो डेवलप किया है, अगर हम उसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इटसेल्फ इज नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट जो फिजिकली एग्जिस्ट करेगा। उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, वी हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फॉर क्वालिटी। डिफरेंट एट्रीब्यूट मींस डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, एदर रिलायबल है या नहीं है, फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, टाइम रिस्पॉन्सिवनेस है या नहीं है, एफिशिएंसी है या नहीं है, रिकवरेबिलिटी है या नहीं है, अगर कोई एरर आ जाता है या डाउन हो जाती है तो कितनी जल्दी रिकवर करती है, फॉल्ट टॉलरेंस है या नहीं है, अगर कोई मेजर फॉल्ट आ रहा है तो उसको टॉलरेट करेगी या बार बार क्रैश हो रही है। सो वी हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स फॉर क्वालिटी, जिसकी बेसिस में हम किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रोडक्ट को क्वालिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। Correctness centered view of quality, that is high quality means none or fewer problems of limited damage to customer. हम एक जनरल क्वालिटी किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमने कस्टमर के हैंड ओवर कर दिया तो हमारे पास फ्यूअर प्रॉब्लम्स हैं या कम से कम डैमेजेस जो हैं वो रिपोर्ट हो। IEEE की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? Software quality is the degree to which a system, component or process meets specified requirements. ठीक है, कि कितनी ज्यादा आपके जो सिस्टम है, अच्छा अब क्वालिटी जो है वो सिस्टम भी उसकी भी हो सकती है, कोई एक इटसेल्फ किसी कंपोनेंट की आप कह रहे हैं, या कोई भी प्रोसेस है, अदर वो कोई प्रोसेस मॉडल है या कोई भी प्रोसेस है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, अगर वो आपकी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि इट्स अ quality software or quality component or quality process. The degree to which a system, component or process meets customer or user need or expectations. मतलब validation भी हो और verification भी हो। validation वाला second point validation से related है। The degree to which a system, component or process meets customer or user needs or expectations. कि user की और expectations और requirement जो हैं वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, दैट इज वन डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी विथ रिस्पेक्ट टू वैलिडेशन, कि वैलिडेट हो रही है आपकी एप्लीकेशन सिस्टम या नहीं। और वेरिफिकेशन इज दैट कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स को माइंड में रखते हुए जो रिक्वायरमेंट की एक डॉक्यूमेंट आपने बनाई है
वो स्पेसिफिकेशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही, मतलब उस काम को करने के लिए वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो पैरामीटर्स आप यूज कर रहे हैं अदर वो आप एज इट इज यूज कर रहे हैं जैसे कि डिफाइन है या नहीं है। Each definition reflects a different conception of software quality. Additional आपके पास क्या है सॉफ्टवेयर क्वालिटी की डेफिनेशन? सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज डिफाइंड एज, ये किसकी डेफिनेशन है? प्रेसमैन की। प्रेसमैन ने क्या कैसे डिफाइन किया सॉफ्टवेयर क्वालिटी को? सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज डिफाइंड एज conformance to explicitly stated functional and performance requirements. आपकी एप्लीकेशन शुड कंफर्म, शुड मीट विद द एक्सपेक्टेड, यानी कि जो एक्सप्लिसिटली खुद से कस्टमर ने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कही हैं कि ये चीज भी होनी चाहिए, ये फीचर भी होना चाहिए, उसको कंफर्म करे। एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स विच आर गिवन बाय द कस्टमर एक्सप्लिसिटली, जो उसने एक्सप्लिसिटली जो चीजें स्टेट की हैं लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये फीचर्स होने चाहिए और इन फंक्शनल फीचर्स की ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए। सो जो चीज उसने एक्सप्लिसिटली आपको डिफाइन की है आपकी एप्लीकेशन उसको कंफर्म करे, उससे मीट करे। एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंटेड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स, जो डॉक्यूमेंट की डेवलपमेंट स्टैंडर्ड चाहिए, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि एसआरएस में ये चीजें होंगी, ये टेम्पलेट होगा, ये फॉलो करना है, तो वो सारे स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। लेट्स से अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, कोई कंपनी है, उन्होंने कोई रूल डिफाइन किए हैं कि हमने प्रोसेस कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करने से पहले ये डॉक्यूमेंटेशन के टेम्पलेट हैं जो हमें साथ साथ जैसे जैसे डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन हो रही है, जैसे जैसे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, साथ साथ बैकएंड पे वो डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर होती चली जाए। सो जो एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मीट होने चाहिए। एंड इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर एक्सपेक्टेड ऑफ ऑल प्रोफेशनली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, और वो चीजें भी होनी चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में जो आपके कस्टमर ने नहीं की कही बट बाय डिफॉल्ट दैट इज नेसेसरी। ठीक है, अब कभी भी जरूरी नहीं है, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं। अंडरस्टूड क्या होती है? जैसे हमें पता है कि पासवर्ड की बहुत आसान सी मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि पासवर्ड की फील्ड शुड बी हाइड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ऑथेंटिकेशन लेवल। तो ये चीज आपको जब आपको कस्टमर एप्लीकेशन बना रहा होगा तो वो यूजर जो साइन इन पेज होगा उसके लिए वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपनी ये चीज जरूरी है। ठीक है, ये एज ए क्या है, ये एक इम्प्लिसिट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? जो बाय डिफॉल्ट खुद से चीजें ऐड ऑन आपने करनी है। ठीक है, कीबोर्ड की सपोर्ट भी होनी चाहिए कि अगर आपके पास सिस्टम, आपका जो कस्टमर है उसके पास मीन टाइम पे माउस नहीं चल रहा तो फिर क्या करेगा? वो आपके सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इतने कस्टमर्स हैं, अब उसको एप्लीकेशन यूज करनी है, फिर वो क्या करेगा? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एज अ प्रोग्रामर और एज एन इंजीनियर बाय डिफॉल्ट आपने खुद से इम्प्लीमेंट करवानी होती है। सो प्रेसमैन के रिस्पेक्ट से सॉफ्टवेयर क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है कि जो चीजें कस्टमर ने एक्सप्लिसिटली कही है कि मुझे चाहिए, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो फीचर्स और जो परफॉर्मेंस उसको रिक्वायर्ड है वो सब कंफर्म होना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन के टेम्पलेट चाहिए या जो जो चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फॉलो करें, और जो बाय डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी एक अच्छे सॉफ्टवेयर में होने चाहिए वो भी आप उसमें ऐड करें। So that is the definition of software quality by Pressman. Quality perspectives and expectation. यूजर के व्यू में क्या है? अगर हम यूजर के एंड से देखें क्वालिटी को, तो यूजर के लिए क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज फिटनेस फॉर पर्पस और मीटिंग यूजर नीड। यूजर के लिए क्वालिटी क्या है कि जो हमारी एप्लीकेशन है इट शुड बी फिट फॉर द पर्पस, जिस पर्पस के लिए या जिस मेन ऑब्जेक्टिव के लिए हमने इसको डिजाइन किया है वो अचीव हो, और मीटिंग यूजर नीड्स, और यूजर की यानी कि मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर बनवा रही हूँ तो जो मेरी नीड्स हैं वो उसको फुलफिल करे। मेरे पर्सपेक्टिव पे क्वालिटी की डेफिनेशन ये होगी एज अ यूजर। इन द मैन्युफैक्चरिंग व्यू, जो बना रहे हैं उनके लिए क्या होगा? क्वालिटी मींस कन्फर्मेंस टू प्रोसेस स्टैंडर्ड्स, कि मैं जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रही हूँ इट शुड मीट विद द स्टैंडर्ड्स। वेरिफिकेशन, मैं जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रही हूँ दैट वे, वो जो वे हम यूज कर रहे हैं, लेट से अगर मैं कोई कोर्स पढ़ा रही हूँ तो कोर्स पढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि मैं कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ा रही हूँ और उसमें कंटेंट जो है वो कुछ और कोर्स के हों। ठीक है, तो स्टैंडर्ड शुड बी मीट।
जो बना रहा है उसके लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए इस कोर्स के लिए क्वालिटी क्या होगी कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ये ऑब्जेक्टिव्स आपके पास सेट हो जाए, मतलब आपको पता हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं। और एज अ टीचर मेरे पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरे पास क्वालिटी कैसे मैं बता सकती हूँ कि जो क्यूरिकुलम में जो चीजें डिफाइन है, जो कोर्स आउटलाइन डिफाइन है, वो सारी की सारी कोर्स आउटलाइन में स्टूडेंट्स को एज इट इज जो है वो कंप्लीट करवा सकूं। और जो मैनेजमेंट है या एकेडमिक्स है, उनके परस्पेक्टिव से क्वालिटी क्या होगी कि विद इन टाइम और विद इन उस टाइम जो कोर्स का ड्यूरेशन है उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि आपके क्विजेस 3 क्विजेस एटलीस्ट 5 क्विजेस होने चाहिए, आपके पास 3 असाइनमेंट्स होने चाहिए, आउटलाइन कंप्लीट होनी चाहिए। सो हर किसी के लिए अलग अलग एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो डेवलप कर रहे हैं उनके लिए क्वालिटी क्या होगी? क्वालिटी मीन कन्फर्मेंस टू प्रोसेस स्टैंडर्ड्स, यानी कि हम उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए ऐसे प्रोसेस फॉलो करें दैट शुड मीट विद आवर स्टैंडर्ड। ठीक है, बिलो स्टैंडर्ड ना हो, जो चीज हमने डिफाइन कर दी उसी चीजों को फॉलो करते हुए हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करें, उसको और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करें कि उसको हम और कैसे बेटर कर सकते हैं। इन द प्रोडक्ट व्यू, प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी क्या होगी? द फोकस इज ऑन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ in the hope that controlling this internal quality indicators। प्रोडक्ट के लिए जो एंड प्रोडक्ट बनी है, जो हमारी एप्लीकेशन है, उसके लिए क्वालिटी क्या होगी? इट शुड बी रोबस्ट, जो अपनी ही इंटरनल क्वालिटी इंडिकेटर्स यूज कर रही हूँ। ठीक है, कि क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, कब फॉल्ट आ सकते हैं, और अगर एक दफा एक फॉल्ट आ गया है तो आपकी एप्लीकेशन इतनी रोबस्ट होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो फॉल्ट दोबारा से अकर हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो वर्क करे। इन द वैल्यू बेस्ड व्यू, वैल्यू के टर्म में हम क्वालिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्वालिटी इज द कस्टमर विलिंगनेस टू पे फॉर अ सॉफ्टवेयर, पीपल्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे क्या चीजें आएंगी? सारे वो लोग और जो जिनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन है उनके रिस्पेक्ट से क्वालिटी क्या है। ठीक है, कि आपके कस्टमर के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है उस सॉफ्टवेयर की, कितना टाइम वो दे रहे हैं, कितना उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी होगी और इन टर्म ऑफ टाइम भी होगी, कि वो कितने कीन है, कितने विलिंग है कि ये सॉफ्टवेयर डिजाइन हो। जब उनका इंटरेस्ट लेवल ज्यादा होगा तभी डेवलपिंग साइड भी ज्यादा एंथुसियास्टिक होगी। अगर आपका कस्टमर ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है बना दो कर दो, ये चीज है हो रही है तो हो रही है, जो जिस चीज पे इंटरेस्ट ज्यादा होगा फिर उसी चीज को आप उतनी मेहनत से और उससे इम्प्लीमेंट करते हैं। पीपल्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स हमारे पास with the quality assurance QA and quality engineering we can divide the people into two broad groups। जब हम quality assurance की बात कर रहे हैं तो हम दो broad view में ग्रुप में जो है वो पीपल्स को डिवाइड करें, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स कौन होंगे? इंक्लूडिंग कस्टमर्स, यूजर्स एदर इंटरनली और एक्सटर्नली, जिनको जो सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे या जिनको सॉफ्टवेयर यूज करना होगा बनने के बाद। उसमें आपके कस्टमर भी आ सकते हैं और यूजर भी आ सकते हैं। तो ऑल आर कंज्यूमर्स, जो कि इंटरनली भी हो सकते हैं और एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप आउटसोर्स करना है तो वो एक्सटर्नल होंगे, अगर आप अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके कंज्यूमर्स इंटरनल कंज्यूमर होंगे, कि विद इन सेम ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर या यूजर के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हैं। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी के लिए बना रहे हैं तो उसके कंज्यूमर्स यानी कि कस्टमर्स और यूजर्स कौन होंगे? एक्सटर्नल होंगे, जो आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन आपसे एप्लीकेशन बनवा रहे होंगे। यूजर्स हु यूज द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सर्विस फॉर वेरियस पर्पस। यूजर कौन होगा? जो यूज करेगा। और कस्टमर कौन होगा? जो यूजर के बिहाफ पे सारी रिक्वायरमेंट्स दे रहा होगा। और कुछ केसेस में आपके कस्टमर और यूजर दोनों सेम हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक चीज क्या कही है? वी कैन ऑल्सो एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर्स टू इंक्लूड सच नॉन ह्यूमन और इनविजिबल यूजर्स एज अदर सॉफ्टवेयर, embedded hardware and the overall operational environment that the software operates under and interacts with। वो कह रहे हैं यहाँ पे हमारी यूजर से मुराद सिर्फ पर्सन या पीपल ही नहीं है, यहाँ पे यूजर जो है वो भी हो सकते हैं जो नॉन ह्यूमन एक्टर, हमारे पास एक्टर्स हैं नॉन ह्यूमन एक्टर्स, लेट्स से कोई और एप्लीकेशन या कोई और सॉफ्टवेयर भी अगर आपने इंटीग्रेट करना है या कोई हार्डवेयर आपने एम्बेड किया है तो उसको भी हम यूजर्स ही कंसीडर कर रहे हैं। ओके, प्रोड्यूसर्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कौन होंगे? anyone who involved in the development, management, maintenance, marketing and service of software product। स्टार्ट से लेकर एंड तक
सॉफ्टवेयर को मेंटेन कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है, थ्रू आउट मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ये सारे कौन होंगे, प्रोड्यूसर साइड पे होंगे। We adopt a broad definition of producers which also include third-party participants who may be involved in add-on products and services, software packaging, software certification, fulfilling independent। से कह रहे हैं कि इसके अंदर हम और भी जो है वो थर्ड पार्टी यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन लोग होंगे जो हमें और फर्दर सर्विसेज दे रहे हैं। लेट्स से अगर आपने क्लाउड पे कहीं डाटा रखा है तो जो आपको क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी प्रोड्यूसर साइड पर होंगे, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट अगर आपने कोई क्यूए करवाए किसी और से आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको भी आप प्रोड्यूसर कंसीडर करेंगे, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन है, कोई सर्टिफिकेशन करवाइए, तो जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी आप प्रोड्यूसर कह रहे हैं। तो आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी लोग होंगे जो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे होंगे वो सब प्रोड्यूसर होंगे। अच्छा, मीटिंग आईडी एंड हो जाएगी तो फिर हम दोबारा इसी सेम मीटिंग आईडी पे ज्वाइन करेंगे फॉर